गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल के संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूनिट और मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 3 की, और इसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के। दोस्तों लेक्चर 2 में हमने देखा था यूनिट के बारे में, और वहाँ पे हमने फंडामेंटल यूनिट बताया था आपको, और उस फंडामेंटल के आधार पे हमने आपको डेराइव्ड यूनिट मतलब यूनिट का फॉर्मूला कैसे डेराइव किया जाता है वो सारी चीज़ें हमने सिखाया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, जिससे आपका जो लेक्चर 3 है और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के, मतलब यूनिट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यूनिट और मेजरमेंट में कई दिक्कत आने वाली है। ठीक है ना। तो हेडिंग दीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्या बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट में सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट ये बोलता है कि नंबर का यूनिट नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है नो यूनिट। कहीं भी अगर आपको नंबर दिखाई दे और नंबर से पूछा जाए कि उसका यूनिट क्या है तो आप बोलिएगा कि सर इसका यूनिट कोई नहीं होता है। जैसे नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम आपको लिख दें 5 और आप बताइए 5 किसका यूनिट है, क्या 5 से आपको पता चल जा रहा है? 5 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या सिर्फ 5 से आपको पता चल रहा है कि क्या बता रहा है? सिर्फ 5 लिखने से तो आपके मन में बहुत सारे आ सकते हैं कि 5 का मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 का मतलब कुछ भी हो सकता है। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 5 kg बोल सकते हैं, या 5 मीटर बोल सकते हैं कि नहीं बाबू, या 5 सेकेंड बोल सकते हैं। यहाँ पे तो अलग अलग चीज़ों को बता रहा है। 5 kg का मतलब क्या हुआ? 5 kg का मतलब ये हुआ कि ये मास के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है ना। 5 मीटर का मतलब क्या हुआ? ये आपको लेंथ के बारे में बता रहा है। और 5 सेकंड का मतलब ये हुआ आपको ये टाइम के बारे में बता रहा है। क्लियर है। तो सिर्फ नंबर से आप यूनिट को डिसाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए पहला पॉइंट है कि न्यूमेरिकल वैल्यू हैव नो यूनिट। नंबर, सिर्फ नंबर आपको दिखाई दे तो यूनिट नहीं है। सिर्फ जैसे आप बोलते हो कि तुम्हारा वेट कितना है, तो हम बोलते हैं ना आमतौर की भाषा में 40 बोलना अधूरा है। आपने उस टर्म को डिफाइन किया ही नहीं। 40 के साथ आपको यूनिट लगाना पड़ेगा। 40 kg, आप 40 क्या, वो सही लैंग्वेज नहीं है, बोलने का सही तरीका नहीं है। सिर्फ 40 50 ये क्या, आपको बोलना पड़ेगा कि हम 40 kg के हैं या 50 kg के हैं। समझ में आ रही है बात? तो उसके साथ यूनिट लगाना पड़ेगा। तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। इस पहला पॉइंट को नोट कीजिए। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या करेगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैव नो यूनिट। यहाँ पे बाबू सेकेंड पॉइंट ये बोला है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैव नो यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखाई देगा उसका यूनिट नहीं होता है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन होता है बाबू? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होने का मतलब ये हो गया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक कॉसेक थीटा। यही आपका 6 फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्रिक। रीजन क्या है इसका? चलिए प्रूफ करके देखते हैं कि सर इसका यूनिट क्यों नहीं होता है। देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ किया जाए। पहला कि यूनिट क्यों नहीं होता, चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे साइन थीटा लिखा, तो साइन थीटा लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे थीटा का मतलब एंगल। थीटा तो कुछ भी हो सकता है। आपके मन में यहाँ पे बोलेंगे नहीं सर हम थीटा को 30 डिग्री पर रखकर चेक कर लेते हैं, या हम थीटा को 45 डिग्री पर रखकर चेक कर लेते हैं। जो भी एंगल लेना है ले लीजिए, 60 डिग्री ले लीजिए या 90 डिग्री ले लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हम 30 डिग्री रखेंगे तो क्या आएगा आपको? 37 डिग्री आएगा। 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 37 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और 1/2 आप बताइए 1/2 क्या है? 1/2 क्या है? एक नंबर है। और पहला हम प्रॉपर्टीज में हमने अभी बताया है कि इसका नो यूनिट होता है, क्योंकि एक नंबर है और नंबर का यूनिट नहीं होता है। तो नंबर कहाँ से आया? एंगल से आया, और एंगल का मतलब थीटा है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी दिखाई देंगे उसका यूनिट नहीं होता है। चाहे आप 30 ले लो या आप 45 ले लो। अगर मन किया मन नहीं हम सर 45 रख कर चेक करते हैं तो कीजिए ना। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए तो? 1/√2। और 1/√2 क्या है? 1/√2 क्या है बताइए तो? एक नंबर है बाबू, और नंबर है, ये नंबर है, और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। नो यूनिट, नंबर का कोई यूनिट आपका नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? बोलिए। तो एक चीज़ याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। अभी हमने 2 पॉइंट सीखा, एक नंबर का यूनिट नहीं होगा, दूसरा ट्रिगोनोमेट्री का यूनिट नहीं होगा। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव नो यूनिट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलने का मतलब ये हुआ कि जहां भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई दे उसका यूनिट नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैव नो यूनिट। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक नया टर्म है, एक नया टर्म आपके सामने आया कि एक्सपोनेंशियल क्या है। तो बाबू हम लोग तो सीखने के लिए तो पढ़ रहे हैं कि आपके लिए एक नया टर्म है एक्सपोनेंशियल क्या है। 10th क्लास तक ये सारे टर्म यूज नहीं किए। जैसे आप 9th 8 क्लास में हो, 8 क्लास में जब थे तो आप क्या साइन थीटा कोस थीटा जानते थे? नहीं ना जानते थे। जैसे हम 9th 10th में आए, 10th क्लास में आए तो हमको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अनुभव मिला कि इसको साइन थीटा बोलते हैं, इसको कोस थीटा बोलते हैं, इसको टेन थीटा बोलते हैं। उसी तरह जब हम 11th में हैं तो एक नया टर्म है एक्सपोनेंशियल, ये भी एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री की तरह। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं भी दिखाई देगा तो उसका यूनिट नहीं होगा। अब रही बात कि एक्सपोनेंशियल पहचानेंगे कैसे, उसका भी तो एक पहचान होना चाहिए ना, कि जैसे आप साइन कोस पहचानते हो उस तरह से एक्सपोनेंशियल भी पहचानेंगे। तो एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब ये हुआ जहां भी अगर e के पावर x दिखाई दे इसका यूनिट नहीं होता। बोलिएगा इसका यूनिट नहीं होता। चलिए सर इसको प्रूव करके दिखाइए क्यों नहीं होता है। देखिए ये जो e की जो वैल्यू होती है फिजिक्स में इसको हम बोलते हैं 2.7। चलिए इसको प्रूव किया जाए, हर एक चीज प्रूफ मांगता है, इसको प्रूव किया जाए, अदालत प्रूफ मांगती है, ठीक है ना। चलिए इसको प्रूव किया जाए। एक्सपोनेंशियल का यूनिट क्यों नहीं होता? एक्स तो एक वेरिएबल है, एक्स क्या एक वेरिएबल है। एक्स के जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं? 1 भी रख सकते हैं, आपका मन है तो 2 रख सकते हैं, आपका मन है तो 3 रख सकते हैं। जैसे ही हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से? e के पावर x है, x के जगह पे 1 आएगा। ये 1 का मतलब e की वैल्यू कितनी है? 2.71 है, और पावर 1 का मतलब क्या होगा? 2.71 आया। और आप ध्यान से देखिए तो ये भी तो एक नंबर आया है, और ये नंबर आया है प्रॉपर्टीज 1 में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज 1 में क्या पढ़ा था? अभी आपको हम दिखाते हैं। प्रॉपर्टीज 1 में आपने क्या पढ़ा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू हैव नो यूनिट। जहां भी नंबर दिखाई दे, चाहे वो नंबर किसी से भी आ रहा हो, उसका यूनिट नहीं होता। तो इस तरह से हमने यहाँ भी देख लिया कि इसका यूनिट नहीं होता। एक नंबर है और नंबर का नो यूनिट। रीजन समझ में आया? तो इसलिए एक्सपोनेंशियल से भी नंबर ही निकल कर आ रहा है और ये भी यूनिट नहीं हो रहा। जैसे हम 2 भी रख कर चेक कर सकते हैं। आप e के पावर 2 कर दीजिएगा x की जगह पे, और e का वैल्यू कितनी होती है? 2.71, इसका पावर 2 कर देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना नहीं है, बस समझ जाइए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बड़ा सा नंबर आएगा, और कुछ लेकर थोड़े आएगा, एक नंबर ही लेकर आएगा। और नंबर लेकर आएगा, और आप जानते हो प्रॉपर्टीज 1 में कि नंबर का यूनिट नहीं होता है, मतलब इसका भी नो यूनिट। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बोलिए समझ में आ रही है? तो इसका यूनिट नहीं होता है। तो क्या क्या हमने सीखा कि नंबर का नहीं होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी नहीं होता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक से भी नंबर मिलता है। एक्सपोनेंशियल का भी नहीं होता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल से भी आपका नंबर मिलता है। समझ में आ रही है बात? इस पॉइंट को नोट कीजिए। नोट कर लिए? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बोलता है लॉगरिथमिक फंक्शन हैव नो यूनिट। ये भी एक नया टर्म है आपके सामने। लॉगरिथमिक क्या है सर? तो लॉगरिथमिक फंक्शन है नो यूनिट। जहां भी लॉग दिखाई दे उसका यूनिट नहीं होता है। कहीं भी अगर आपको लॉग दिखाई देता है तो उसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना। अब लॉगरिथमिक को कैसे पहचानेंगे? लॉगरिथमिक कैसे पहचानेंगे? तो लॉगरिथमिक का पहचान होता है, उसको हम लोग लॉग एक्स बोलते हैं, बेस ई भी होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग लॉगरिथमिक बोलते हैं। जहां भी आपको दिखाई दे, अभी इतना ही जान जाएंगे, इसी का पहचान है, इसी को हम बोलते हैं लॉग एक्स। जहां भी अगर आपको दिखाई दे तो बोलिएगा हैव नो यूनिट, ठीक है ना। अब चलिए इसको प्रूव किया जाए, ठीक है ना। इसको प्रूव करते हैं कि इसका यूनिट क्यों नहीं होता। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ एक्स वेरिएबल है। एक्स तो एक वेरिएबल टर्म होता है, एक्स के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो। चलो रख कर देखते हैं। हमने की मन किया कि एक्स के जगह पे हम 10 ले लेते हैं, कोई एक फिक्स वैल्यू ले रहा है। आप बोलिएगा सर 1 क्यों नहीं लिए, 2 क्यों नहीं लिए? बाबू अभी 10 लेकर आप प्रूव करो। 10 भी तो एक नंबर है, उससे आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने मेरा मन किया नहीं 100 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जब यहाँ पे हम 10 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगा? लॉग एक्स से रिप्लेस हो जाएगा किस में? 10, लॉग 10। और जब लॉग 10 आगे पढ़िएगा तो लॉग 10 का जो वैल्यू होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1,
log 10 का मान कितना होता है 1, और 1 क्या है आपका, 1 क्या है आपका, एक नंबर है, और नंबर का यूनिट नहीं होता। ये हमने कहाँ से सीखा था, प्रॉपर्टी नंबर 1 से। समझ में आ रही है बात। इसी तरह अगर मान लेते आप 100 ले लिए, तो 100 जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 100। समझ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, log का एक खासियत होता है, log एक खासियत होता है। log क्या करता है, आगे हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पहले तो अभी सीख रहे हैं, यूनिट के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, log के बारे में तो नहीं सीख रहे, बस log लेकर हमने यूनिट सीखा। log आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। log बहुत चालाक है। log क्या करता है, देखो log बहुत तेज है, शातिर दिमाग का है कि log क्या करता है, अगर log x है यहाँ पे और पावर में है कुछ है, log x पावर में कुछ है, तो log क्या करता है, इस पावर को अपने आगे खींच लेता है, चलो तुम मेरे आगे आ जाओ, और आगे अगर क्या बन जाओ n log x। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने लिखा log x के पावर 4, तो क्या करेगा log, अगर यहाँ पर log लगा है तो पावर को आगे खींच लेगा, मेरे सामने आ जाओ, आगे आ जाओ, मेरे साथ हो जाओ, 4 log x। समझ रहे हैं, बहुत शातिर दिमाग का है। यहाँ पे 100 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 के पावर 2। अब देखिए पावर 2 आ गया, इस 2 को आगे ले लेगा, तो क्या हो जाएगा 2 log 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं। और log 10 का मान कितना होता है, अभी तो हमने आपको बताया था 1, मतलब 2 × 1 वैल्यू कितना आएगा 2। और 2 अब देखो 2 देखो तो क्या आया है, 2 एक नंबर है कि नहीं बाबू, और नंबर का यूनिट होता है, नहीं नहीं नहीं, नंबर का यूनिट नहीं होता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 में सीख लिया है कि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। इस प्रकार से लॉगरिथमिक का भी आपका यूनिट नहीं होगा। तभी हमने प्रॉपर्टी नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, 4th, ठीक है ना। ये चारों याद रखना है, पहले इसको नोट कीजिए। आप बोलिएगा सर यहाँ अगर 5 रखे रहते तो 5 रखिएगा तो पॉइंट में आएगा, अभी उतना आप जानते तो नहीं हो, इसलिए हमने 10 रखा, 100 रखा। अगर मान है तो आपको 1000 रख लीजिए, अगर 1000 रख लीजिएगा तो वही होगा, पावर 3 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए इसको नोट कीजिए, हो गया बाबू। चलो अगला पॉइंट ये है, अगला ये भी पॉइंट बढ़िया, ये पॉइंट कह रहा है कि रेशियो ऑफ, ये पॉइंट आपका कह रहा है रेशियो ऑफ, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी हैव नो यूनिट। समझ रहे हैं बात, रेशियो ऑफ 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी हैव नो यूनिट। मान लेते हैं जैसे आपने पढ़िएगा, एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला आता है कि फोर्स वैक्यूम बाय फोर्स मीडियम। समझ रहे हैं ना बात, फोर्स वैक्यूम बाय फोर्स मीडियम, मतलब खाली जगह में कितने फोर्स लग रहा है और किसी मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है, क्या उसमें डिफरेंस है, उसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे फोर्स यूज किया गया और यहाँ भी फोर्स यूज किया गया, क्या दोनों सेम क्वांटिटी है कि नहीं। आप बोलिएगा हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, और इसका यूनिट भी तो न्यूटन होगा और इसका भी यूनिट तो न्यूटन होगा। अगर इसको कट जाएगा तो क्या होगा, क्या यूनिट आएगा, नहीं आएगा, 1 आया, नंबर आया, नंबर का यूनिट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेशियो ऑफ 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी हैव नो यूनिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए फिर से, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है बाबू, फॉर्मूला होता है फोर्स वैक्यूम बाय फोर्स मीडियम। समझ जाओ, फॉर्मूला होता है, यहाँ भी फोर्स है और यहाँ भी फोर्स है, ये दोनों का तो रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है। तो इसका भी यूनिट तो न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका भी यूनिट न्यूटन होता है। अगर हम न्यूटन से न्यूटन यहाँ पे है डिवाइड में, तो कैंसिल तो हो ही जाएगा। 1 क्या है, 1 तो एक नंबर है, और क्या नंबर यूनिट होता है, नहीं होता, इसका यूनिट नहीं होता। एक चीज़ याद रखिएगा, इसका यूनिट नहीं होगा आपका, इसका यूनिट नो यूनिट। क्या समझ में आए। तो वही चीज़ बोला गया, रेशियो ऑफ 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी हैव नो यूनिट। अगर 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी कहीं होंगे तो इसका यूनिट नहीं होगा। अगर यहाँ फोर्स है, फोर्स है, हो सकता है मास मास रहता, हो सकता है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन रहता है, हो सकता है, मतलब सेम होना चाहिए। अगर सेम का रेशियो होगा तो उसका यूनिट नहीं होगा। चलिए इस पॉइंट को नोट कीजिए, नोट कीजिए पॉइंट नंबर 5। चलिए हो गया बाबू, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को अगर आप समझ गए
तो यूनिट और मेजरमेंट का सबसे मेन पॉइंट यही है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन ये बोला है, पहले पॉइंट को छोड़ो, एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि मेरे पास 4 मैंगो है, ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है कि मेरे पास 4 मैंगो है और 2 एप्पल है, और आपको जवाब देना है कि मेरे पास टोटल क्या रहेंगे। क्या हम 6 मैंगो बोल सकते हैं, क्या हम 6 एप्पल बोल सकते हैं? इसमें कौन सही होगा? 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 तो होगा ही। क्या इसको मैंगो बोलेंगे कि एप्पल बोलेंगे कि 6 मैंगो एप्पल बोलेंगे? बोलिए, सोच के बताइए, क्या जवाब दीजिएगा? आप तो बोलिएगा सर यहाँ तो मैंगो है और यहाँ एप्पल है ना बाबू, ये मैंगो हुआ और ये एप्पल हुआ, 6 तो मैंगो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें एप्पल के बारे में जिक्र नहीं हुआ। चलो पहला कैंसिल। यहाँ उसी तरह 6 एप्पल नहीं हो सकता है क्योंकि इसके मैंगो के बारे में हमने जिक्र नहीं किया। चलो दोनों के आपके दिमाग में आएगा वो सर यहाँ पे तो हो सकता है क्योंकि 6 मैंगो एप्पल दोनों तो है ही। बाबू ये भी तो नहीं हो सकता है, यहाँ इससे थोड़े पता चल रहा है कि कितना मैंगो है कितना एप्पल है। बता सकते हैं क्या यहाँ इस 6 मैंगो एप्पल सब बोल सकते हैं कि हमने 4 मैंगो लिया था 2 एप्पल लिया था? नहीं ना। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप ऐड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा अलग टर्म है और ये तुम्हारा अलग टर्म है। समझ रहे हो बात? ये दोनों अलग अलग टर्म है, इसको हम कभी जोड़ ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम जोड़ते हैं चीज़ों को तो यूनिट सेम होता है। जैसे हम बोला जाए आपसे कि 4 kg प्लस 2 किलोमीटर क्या कितना हो सकता है, जोड़ कर बता सकते हो? बोलो, जुड़ सकता है? कभी नहीं जुड़ सकता है। क्यों नहीं जुड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पे केजी है, यहाँ पे केजी है और यहाँ पे किलोमीटर है, दोनों सेम यूनिट थोड़े है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी जुड़ता, जैसे अगर 4 kg है प्लस इसके बाद 2 kg रहता तो हम कितना आसानी से जोड़ देते हैं 6 kg। इसका मतलब ये हुआ कि जोड़ो, या अगर तुम घटाना चाहते हो कि 6 kg में से अगर हम 3 kg को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा 3 kg। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे जब उसका यूनिट क्या हो, सेम। यहाँ नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यूनिट अलग अलग है, यहाँ नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यूनिट अलग है, यहाँ तो जोड़ सकते हैं ना क्योंकि यूनिट सेम है, यहाँ घटा सकते हैं ना क्योंकि यूनिट सेम है। समझ में आ गई ये बात? मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा घटाया तभी जा सकता है जब उसका यूनिट क्या हो, सेम। समझ में आ रही है बात? क्लियर। चलिए इसी पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, 2 or more than 2 physical quantity added or subtracted only if have same unit। इसका मतलब समझ में आया? 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी करते हैं जब उसका यूनिट क्या हो, सेम। क्लियर? कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे ऐड किया हो या सब्ट्रैक्ट किया हो तो समझ जाना बाबू उसका यूनिट सेम कभी ना कभी रहा होगा, तभी वो ऐड किया हुआ है, नहीं तो आप कभी ऐड कर ही नहीं सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और है, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर दे दिया गया, जैसे मान लेते हैं ऐसे दे दिया, आपने बोला कि ए है, बी है, प्लस सी है। अब बताइए यहाँ पर प्लस का साइन है कि नहीं? तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि यहाँ प्लस है मतलब ये तीनों का यूनिट क्या होगा, सेम। प्लस है या माइनस है, प्लस हो या माइनस हो, लिखा गया 2 or more than 2 फिजिकल क्वांटिटी, चाहे आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, बस उसका यूनिट क्या होगा, सेम। यानी इसका जैसे मान लेते ए माइनस बी प्लस सी, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, तीनों का यूनिट क्या होगा, सेम। हम ये मान के चलेंगे तभी यहाँ पे प्लस माइनस हुआ है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके पास सामने, एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए इस एग्जाम्पल को आपको देखकर पता चल रहा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ कि ए का यूनिट, बी का यूनिट, सी का यूनिट सेम होगा। इसका मतलब तो आप यही समझे कि यूनिट ऑफ ए बराबर होगा किसका, यूनिट ऑफ बी का, और ए बराबर होगा किसका, यूनिट ऑफ सी का, यूनिट ऑफ सी का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ए बी सी का यूनिट आपस में क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ, तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ, तो यहाँ भी तो देखिए प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, मतलब सबका यूनिट क्या होने वाला, सेम। ठीक है, बात समझ में? मतलब यहाँ यूनिट ऑफ ए, एक चीज़ और हम बता देते हैं, आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज नंबर 1 में कि नंबर का यूनिट नहीं होता है। क्या यहाँ पे 2 का यूनिट होगा, नहीं होगा।
हम 2 लेंगे ही नहीं। क्या 3 का यूनिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 और 2 क्या है? आपका नंबर है। किसका किसका यूनिट होगा? देखिए यहाँ सीखो बाबू, सीखो। यहाँ पे यूनिट ऑफ ए बराबर होगा यूनिट ऑफ बी स्क्वायर का, बराबर होगा यूनिट ऑफ, बोलिए, यूनिट ऑफ सी। अब किसी का मन में आ रहा है सर माइनस है तो माइनस सी रख दे। नहीं बाबू, यूनिट हम जान रहे हैं, प्लस माइनस हमको क्या लेना देना है? जोड़ो या घटाओ, यूनिट तो सेम ही होता है। जोड़ो या घटाओ, यूनिट तो सेम होता है। केजी है तो केजी तो आ रहा, माइनस में आया तो नंबर में, देखिए प्लस माइनस नंबर देता है, यूनिट से क्या लेना देना है? वो तो यूनिट है। तो जोड़िए या घटाइए, यूनिट तुम्हारा क्या होगा? सेम होगा। तो इसलिए बोला गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक। अब आप बताइए, इस पॉइंट को देखकर बताइए कि आप खुद से नहीं बता सकते हैं, बता सकते हो कि नहीं, कि यूनिट ऑफ इतना बराबर होगा यूनिट ऑफ इतना बराबर होगा यूनिट ऑफ इतना। मतलब इससे क्या लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ ए टी स्क्वायर बराबर होगा यूनिट ऑफ, बोलिए, बी बाई वी बराबर होगा यूनिट ऑफ, बोलिए, सी एक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस चीज पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। जब भी ऐसा जोड़ने घटाने का काम समय आए तो समझ आना उसका यूनिट क्या होगा? सेम। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने पढ़ा है अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, वहां पे कुछ मिसिंग है। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आप बताइए, जब हम किसी चीज को जोड़ते हो या घटाते हो, अब आप बताइए किसी चीज को जोड़ते हो या घटाते हो तो उसमें क्या होता है? देखो ये पॉइंट छोटा है लेकिन कंसेप्ट वाली पॉइंट है, क्योंकि हम बाबू सीख रहे हैं साइंस को। मैंने पहले ही बताया है कि साइंस को रट कर नहीं पढ़ा जाता है। जब तक आप साइंस को सीखोगे नहीं, जब तक आप फिजिक्स को सीखोगे नहीं, तो अंदर फीलिंग आएगा नहीं। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ मिलेंगे लेकिन काम का चीज़ मिलेंगे। ठीक है ना, वो सारे चीज़ मिलेंगे जो आप कर चुके हो, लेकिन उसको हम अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे यही पॉइंट है, ये पॉइंट बोल दिया है कि इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज, ठीक है ना, बट यूनिट रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जोड़ते हैं और घटाते हैं, जोड़ने और घटाने के केस में नंबर चेंज होता है, यूनिट तो सेम रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आप देखा जाए, जैसे आप यहाँ पे लिखा है कि 5 kg और 4 kg, समझ रहे हैं ना, क्या नंबर तो ऐड हो जाएगा 9। क्या यूनिट की भी ऐड करते हैं क्या? हम 2 बार kg लिखते हैं, बोलिए तो ऐसा लिखते हैं कभी? आप नहीं ना लिखते हैं। क्या लिखते हैं बताइए? हम नंबर को जोड़ देते हैं और यूनिट जो रहता है वहीं लिख दिया जाता है। ये मेरा गलत है कि नहीं? ये सही है कि नहीं? कितना ये पॉइंट तो आप पहले से पढ़ लिए, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किए थे कि हम जब जोड़ने का काम करते हैं या घटाने का काम करते हैं, जैसे तो नंबर का चेंज होता है, यूनिट तुम्हारा जो है वहीं रहेगा, यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं करना। ऐसा नहीं कि यूनिट के भी जोड़ देते हैं, यूनिट कभी जुड़ता भी नहीं है, नंबर जुटेगा या घटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 7 मीटर में से 2 मीटर घटाएंगे तो 7 में से 2 नंबर घटाओ तो 5। क्या हम मीटर कभी घटा सकते हैं क्या? m माइनस एम 0, ऐसा लिखते हो? नहीं लिखते हो। क्या लिखते हो? 7 मीटर माइनस 2 मीटर 5, और इसके साथ लगाते हो क्या? m। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? चलिए इसके फीलिंग को समझते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते। बाबू शुरू में ही बताएं कि जोड़ने और घटाने का काम तभी होता है जब उसका नेचर क्या हो? सेम। तो जब नेचर सेम ही है तो वहाँ से क्या घटेगा? कभी नहीं। वो नेचर उसी नेचर के साथ ना रहेगा, मैंगो ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? मैंगो ही रहेगा। जैसे यहाँ पे मीटर है तो मीटर ही रहेगा। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है? तो जब भी जोड़ने का काम हो या घटाने का काम हो, नंबर में परिवर्तन ला सकते हो। तुम्हारा यूनिट जैसे था पहले ही था। जैसे अगर हम बोलें कि यहाँ पे 4 किलोमीटर में से अगर 2 किलोमीटर घटा दें तो आपका आंसर क्या बोलिएगा? आप तो डायरेक्ट बोलिएगा सर सॉरी 4 किलोमीटर में से अगर 2 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट किया जाता, आप आंसर बोलिएगा ना 2। नंबर तो चेंज हो गया लेकिन यूनिट तुम्हारा क्या रहेगा? सेम। समझ में आ रही है बात? यही पॉइंट बोला है कि जोड़ने और घटाने के केस में नंबर आपका चेंज हो सकता है लेकिन यूनिट तुम्हारा क्या रहेगा? सेम। क्लियर है? नोट कीजिए। नोट हो गया? चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट का यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी नेवर रिटेन इन अ प्लूरल फॉर्म। कोई भी यूनिट को, किसी फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, बहुवचन में नहीं लिखेंगे,
हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 2 kg है, समझ रहे हैं बात, मास किसी का 2 kg बता रहा है, कभी मास बढ़ गया 200 हो गया, तो आप बोलिएगा इसको प्लूरल फॉर्म में बोलते थे kgs लगा देते हैं, नहीं, गलत है। 200 kg हो चाहे 2000 kg हो, समझ रहे हैं ना, kg ही रहेगा, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। समझ में आ रही बात, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है, नोट कीजिए इस पॉइंट को, आगे बढ़ा जाए। नोट हो गया बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, हाँ यहाँ भी छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन काम का चीज़ है। देखिए यहाँ पे भी छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन काम का चीज़ है। काम का क्या चीज़ है, काम एक कर यूनिट विथ नेम ऑफ साइंटिस्ट। अगर मान लेते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है साइंटिस्ट के नाम पे है, तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं तो हम अपने स्टाइल से लिखते हैं, समझ में आए। उसी तरह साइंटिस्ट का भी जो नाम है, जो साइंटिस्ट है, अगर उसने अपना नाम को यूनिट बना लिया है तो उसका कैसे नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन लिखने का कैसा तरीका होना चाहिए, क्या हम इस न्यूटन को, ध्यान समझिएगा, क्या हम इस न्यूटन को ऐसे लिखते हैं, पूरे कैपिटल में होगा या एक कैपिटल में होगा, एक पूरे स्मॉल में होगा या पूरे स्मॉल में होगा, बताइए कैसे लिखते हैं। आप बोलिए कैसे लिखते हैं, बोलिए, क्या पूरे स्मॉल में लिखेंगे, पूरे कैपिटल में लिखेंगे, कि एक कैपिटल सारे स्मॉल में लिखेंगे। तो देखो यहाँ हम किसी भी साइंटिस्ट का अगर पूरा नाम लिखना होगा तो कभी पूरे को हम कैपिटल में नहीं लिखते हैं। जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं ना, पूरे कैपिटल में लिख देते हैं। किसी भी साइंटिस्ट का नाम अगर उसके क्वांटिटी लिखते हैं और साथ में न्यूटन जोड़ते हैं तो कभी पूरे कैपिटल में मत लिखिएगा। चाहे अगर पहला कैपिटल में पूरे स्मॉल में भी नहीं लिखेंगे, समझ में आ रही। जब भी लिखना होगा तो फुल नेम लिखना है तो टोटल का टोटल किस में होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए। समझ में आ रही बात, ठीक। अगर रही बात अगर सिंबल की बात की जाए तो सिंबल जो होगा तो इसका उल्टा चलता है। सिंबल हम लोग कैपिटल में देते हैं और स्मॉल में नहीं देते, समझ में। जब भी सिंबल देना होगा तो हमेशा किस में लिखना होगा, कैपिटल में, स्मॉल में नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। इस पॉइंट को नोट कीजिए। हो गया बाबू, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ा जा। देखिए, इन अ करेक्ट फिजिकल इक्वेशन यूनिट ऑफ ईच पार्ट ऑफ ए इक्वेशन मस्ट आर सेम। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, LHS हो चाहे RHS हो, सारा का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर हम यहाँ बोले x बराबर दिया हुआ है a + b + c, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे आप बोलते हो ना कि अगर 2 kg + 3 kg + 5 kg ऐड किया जाए, कितने kg ना होगा, और कोई तो बदल नहीं जाने वाला है, 10 kg। इसका मतलब ये बता रहा है कि इसका यूनिट और इसका यूनिट और आया टोटल सब यूनिट क्या है, सेम है। LHS बराबर RHS होगा। यानी समझो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट ऑफ x का जो यूनिट होगा, ये जो होगा सबके बराबर होगा। मतलब यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ a बराबर होगा b बराबर होगा c, सबके यूनिट आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि आप kg को जोड़ रहे हो और किलोमीटर बन जाए, ऐसा थोड़े होता है कि हम kg को जोड़ेंगे तो kg ना मिलेगा। मैंगो को जोड़ेंगे, एप्पल मिल जाएगा क्या, मैंगो ही ना रहेगा। इसी तरह से जब भी हम देखेंगे तो LHS बराबर क्या होगा, RHS। सारा यूनिट क्या होता है, नंबर चेंज हो सकता है, तो नंबर से हमको क्या लेना देना, नंबर का तो यूनिट होता ही नहीं, यूनिट तुम्हारा कभी चेंज नहीं हो सकता है। नोट कीजिए इस पॉइंट को। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट से मिलता है आपका यहाँ से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन समझ जाते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। और समझने के साथ साथ आगे इसको कैसे निकालेंगे उसको भी सीखना है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हम तो आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे होता है, लेकिन बाबू क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको है। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात। सिर्फ कॉपी बनाने से कोई फायदा और नहीं होगा, आप दिमाग को भी बनाइए तभी फायदा करेगा। क्वेश्चन क्या करा, विथ हेल्प ऑफ यूनिट के हेल्प से वी कैन फाइंड आउट अननोन फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट के हेल्प से हम उस अननोन फिजिकल क्वांटिटी का भी यूनिट पता कर सकते हैं अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो। जैसे यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन आपके सामने है, समझते हैं इस इक्वेशन से कैसे कैसे क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि x बराबर दिया हुआ है 80², ठीक है, प्लस 3/2, इसको यहाँ पे प्लस का साइन नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ सुधार लीजिए, x इक्वल टू AT² प्लस 3/2 BX² प्लस 5/7 C/B। समझ में आ रहा है? इस तरह से इक्वेशन है, x इक्वल टू AT² प्लस 3/2 BX² प्लस 5/7 C/V। ठीक है ना। यहाँ पे बोल दिया x क्या है आपका, डिस्टेंस को बता रहा है, और t क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है, और v किसको बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है। तो कह रहा है कि यूनिट बताइए ABC का। समझ में आ रहा? सबसे पहले बात बाबू याद रखो, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल यूनिट के बारे में, फंडामेंटल यूनिट कितने तरह के होते हैं, और उस फंडामेंटल यूनिट का यूज करके हमने कुछ बेसिक फार्मूले को समझा था। वहाँ पे हमने कुछ बेसिक फार्मूला के आधार पे हमने यूनिट निकालने का तरीका सिखाया था कि यूनिट कैसे निकालते हैं। वहाँ पे आपको बताए थे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, डेंसिटी, प्रेशर। ठीक है, टोटल 9 फार्मूले बेसिक बताए थे। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है जाकर उस लेक्चर को देख लें, जिससे आपको और आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे पहली बात कि ABC तो निकालना है, लेकिन आपको एक डाटा दिया हुआ है, x डिस्टेंस है, तो एक तो क्लियर है कि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, चलो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी का अगर आपको पता है, क्योंकि उस लेक्चर को आपने देखा होगा तो पता होगा, इसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड, ms-1। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहे कि इसका यूनिट बताइए ABC का। अभी हमने आपको क्या बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम जोड़ते हैं, इस पॉइंट को देखिए, जोड़ते हैं LHS हो चाहे RHS हो, सबका यूनिट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। LHS बराबर RHS करके हम इक्वल कर लेते हैं, यूनिट ऑफ इतना बराबर यूनिट ऑफ इतना, इस तरह से हम बराबर करेंगे। सबका यूनिट आपस में क्या आपका सेम है, और इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे। एक क्वेश्चन आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यहाँ से ABC का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबका यूनिट आपस में क्या है, बराबर है। x बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, सबका यूनिट आपस में क्या है बाबू, बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से सोचो तो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहाँ से ये करेंगे कि यूनिट ऑफ x बराबर होगा यूनिट ऑफ AT² का। ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ यूनिट ऑफ x, यहाँ से यूनिट ऑफ x बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ, बोलिए, AT² से। क्लियर है? यहाँ से मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AT²। किसका वैल्यू निकालना आपको, a का, और a का वैल्यू निकालना तो a के साथ क्या लगा हुआ, T² मल्टीप्लाई में है, और आप जानते हैं कि जब कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में होता है तो इसको इधर भेज दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा, मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/T²। सीधा करके लिख देते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, x/T²। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू आपको आ गया, उसके बाद x को क्या बोला गया है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सेकेंड, और स्क्वायर है। तो यहाँ से आपका एक यूनिट आ चुका है कि a बराबर जो फॉर्मूला आया m/s²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, m/s²। इस तरह से हम यूनिट निकालेंगे आसानी से, आसान मेथड से, कि जब भी यूनिट की बात करेंगे तो LHS बराबर RHS कर दीजिएगा। समझ में आ रही बात। इसी तरह से अगला अगर पॉइंट निकाला जाए, देखिए यहाँ पे इस तरह से बोला है कि क्या हम इस दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। नंबर को तो लेना भी नहीं, नंबर को आपको लेना भी नहीं है, क्योंकि नंबर का यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे प्लस का साइन है या माइनस साइन है, उससे लेना देना नहीं। यूनिट ऑफ x बराबर BX², मतलब यहाँ से ये इक्वेशन बनेगा कि यूनिट ऑफ b बराबर हो जाएगा क्या आपका, यूनिट ऑफ b इक्वल टू BX²। समझ में आया, मतलब यहाँ से b इक्वल टू, सॉरी यहाँ से क्या आपका होगा, इधर b नहीं है, इधर x है, x बराबर हो जाएगा BX², मतलब यूनिट x बराबर हो जाएगा यूनिट BX²। और यहाँ से किसका वैल्यू निकालना, b का, x बराबर यहाँ से क्या कर देंगे, BX²। आपने पढ़ा है कि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको एक तरफ रख दीजिए, मतलब x² मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो मतलब सीधा करके लिख दें b बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या, तो x/x²। क्या यहाँ से एक x कट जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा। और आप जानते हैं 1/x को क्या रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, तो मीटर में। इसका b का भी निकाल लिए। समझ में आ रही बात, नंबर लेना ही नहीं है, नंबर आप लीजिएगा नहीं। तो इस तरह से हमने a निकाल लिया और b निकाल लिया। अगर इसी तरह से अगर आपको c निकालना है तो क्या करोगे बोलो तो,
x बराबर क्या कर देना सी बाई भी, x बराबर क्या कर देना सी बाई भी। समझ में आ रही है बात? इसको पहले नोट कीजिए, नोट कीजिए, हम बताते हैं। चलिए हो गया, इस ये वाला हो गया होगा, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पे करेंगे क्या, आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं अगर हमको ये निकालना है तो यूनिट ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा क्या आपका, बोलिए यूनिट ऑफ, बोलिए सी बाई भी, ठीक है ना। मतलब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई भी। किसका वैल्यू निकालना आपको, c का। तो पहला काम क्या करना है, आप यहाँ यूनिट मत रख देना, यहाँ पे क्या करो कि 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, तो c बराबर क्या हो जाएगा vx हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, v क्या होता है, तो v बोला गया वेलोसिटी होता है जिसका यूनिट आपको पता होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। और x क्या होता है, x होता है मीटर। कैसे पता चला, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या कीजिए, c बराबर मीटर से मीटर में गुना करेंगे m² s-1। इस तरह से हमने c का भी निकाल लिया। समझ में आ रही बात? आप इसको क्या कीजिएगा, एक से दो बार खुद से रिवीजन कीजिएगा, तब आने वाला नया नया क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से हमने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया और c भी निकाल लिया। क्लियर है? नोट कीजिए पहले इसको। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा हटके है बाबू, थोड़ा सा हटकर है क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में दिया है। आप यूनिट ऑफ v बराबर इतना कर दोगे पहले वाला रूल के अनुसार तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे a और b दो अननोन क्वांटिटी है। इक्वेशन दिया है v बराबर, इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या है आपका, v बराबर है, v इक्वल टू है आपका, पड़ेगा कि v बराबर a बाई, अगर इन दोनों को इक्वल कर दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, उसके लिए आपको यहाँ पे कंसेप्ट है b माइनस टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस टी स्क्वायर तो आप जानते हैं कि जोड़ने और घटाने का तभी हो सकता है जब उसका यूनिट क्या हो, सेम। तो क्या हम इन दोनों का यूनिट आपस में सेम कर सकते हैं कि नहीं, यानी b बराबर क्या कर सकते हैं टी स्क्वायर, क्योंकि घटा है b और टी स्क्वायर, घटाने का मतलब ये हुआ कि दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम। तो यहाँ से b टाइम है, तो टाइम के लिए क्या यूज करना, s सेकेंड, और s स्क्वायर हो गया। जिस तरह से आपको b मिल चुका है, जैसे यहाँ से b मिल गया, तब b मिल गया तो अब b तो निकाल लिया हो, b का कोई आगे कोई प्रोसेस है नहीं। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, एक नया स्टेप लिखिएगा कि न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या लिखिएगा, v इक्वल टू a बाई, यहाँ से b को हटा दीजिए और यहाँ बचा क्या, टी स्क्वायर। आप माइनस मत लगाना, माइनस से कोई लेना देना नहीं, प्लस क्या होगा c बाई एफ प्लस डी एक्स बाई, बताइए प्लस डी एक्स बाई क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ से? चलिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अब निकाल लो, उसी कंसेप्ट को लगा लो। अभी हमने आपको बताया इतना इक्वल टू इतना, मतलब यूनिट ऑफ v बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ ए टी स्क्वायर, जो आपने पढ़ा था LHS बराबर RHS। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ से a का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, v टी स्क्वायर हो जाएगा। a बराबर क्या होगा, v क्या है आपका, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का तो यूनिट याद होना चाहिए। हम लिख देते हैं यहाँ पे m(s-1), टाइम के लिए क्या होता है s, और फोर्स के लिए क्या होता है kg m(s-2). आप लेक्चर 2 को देख लेना, समझ में आ रहा है ना। चलो v क्या हो गया, यहाँ से वेलोसिटी लिखना है तो लिखो यहाँ पे m(s-1) टी स्क्वायर, मतलब s के पावर 2। इसको सॉल्व कीजिए, m है, अगर देखिए s के पावर -1 और s के पावर 2 है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाता है, तो -1 को जब +2 में ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से आप a निकाल लोगे, समझ रहे हो बात। इसी तरह से अगला प्रोसेस भी निकाल सकते हो कि इतना बराबर इतना कर देना, मतलब यूनिट ऑफ v बराबर यूनिट ऑफ c बाई एफ, मतलब v बराबर क्या लिख सकते हो, c बाई एफ। यहाँ से c का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c बराबर क्या हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा। बहुत आसान है, वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी यहाँ पे है m(s-1) है, और फोर्स पता होना चाहिए क्या होता है, kg m(s-2) हो जाता है। क्लियर है यहाँ से? तो इस तरह से हम c बराबर क्या कर देंगे, kg, m से m में मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा और s के पावर -3 हो जाएगा। इस तरह से आपका c मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इस तरह से हम अगर अगला बात करें, v बराबर यहाँ से हो जाएगा dx बाई वी स्क्वायर। चलिए यहाँ से
इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया नोट। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है v इक्वल टू दिया हुआ है dx बाई वी स्क्वायर। यहाँ से आपको निकालना क्या, d। तो d निकालना तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, dx बराबर क्या हो जाएगा, v q हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकालने जा रहे हैं, d निकालेंगे, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू बाई एक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब v आपको पता होना चाहिए v क्या होता है। तो देखिए v मतलब वेलोसिटी हो गया, तो m(s-1) पावर यहाँ पे क्या है 3, और s का मतलब x का मतलब क्या है आपका, x का मतलब डिस्टेंस है, वहाँ पर नहीं लिखा लेकिन समझेंगे हम। x क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, यहाँ पे छूटा हुआ है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, मीटर। इसको सॉल्व कीजिए, पावर जब 3 है तो m का पावर 3 हो जाएगा और s के पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्या हम एक m से एक m को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका d में निकल कर आ जाएगा m² s के पावर -3। ठीक है, इस तरह से हम इस चीज़ों को निकाल लेंगे। आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ को बार बार देखिएगा, बार बार क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको बताएं, एक क्वेश्चन इसके पहले बताएं और एक क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप इसको कर लीजिएगा। बार बार इसको इक्वल कर लीजिएगा, जब भी प्लस माइनस दिया हो उसको पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद नया इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। क्लियर है। और इतना करने के बाद हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, जिससे आप उसको बनाइएगा, अगले लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। इसमें क्वेश्चन आपको कितने हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 5। और किसको क्या बोला जाता है, सारा चीज़ है। एनर्जी बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, आपने लेक्चर 2 में देखना, एनर्जी का यूनिट बताएं, फोर्स का बताएं, वेलोसिटी बताएं, टाइम बताएं, डिस्प्लेसमेंट बताएं। यहाँ से हम एक बार लिख भी देते हैं। इसको मीटर बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको m(s-1) बोलते हैं, और इसको हमने बताया था kg m(s-2) बोलते हैं, और एनर्जी बताए थे kg m² s के पावर -2। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे 1 2 3 4 5। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ाई कीजिए।